हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जेकेएसएसबी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की और देखने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनको हमने कहाँ से लिया है, कितने अधिकार हैं और ये अधिकार हैं कौन कौन से। ठीक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको ये बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, पार्ट 3 में आ जाते हैं ये। और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनको इनमें लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 जो है वो क्या बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बारो किए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है इस चीज़ की, हमारे फंडामेंटल राइट की। ठीक है, वो इंश्योर करता है कि ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको ये मिले। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमें मिलते रहे। ठीक है, वो किस लिए बनाए गए हैं, ये इनको हमने इसलिए बनाया है ताकि सभी लोगों में इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो। ठीक है ना, मतलब कि सब लोग रल मिल के रहें, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इस चीज़ के लिए फॉर द मतलब लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए इस चीज़ को बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, कोई डर के जिए ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये है। तो आइए देखते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। मैंने आपको भी बताया कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, कास्ट, क्रीड, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार का रिलीजन, जेंडर के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी प्रकार का। और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये किसके लिए बनाए गए हैं, फॉर पर्सनल गुड एंड सोसाइटी, मतलब लोगों की पर्सनली, किसी एक व्यक्ति भी कह सकते हो, उसकी भलाई के लिए, और ओवरऑल देखा जाए तो पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए, पूरे देश की भलाई के लिए इनको बनाया गया है। तो ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 फंडामेंटल राइट थे, अब जो है 6 हैं। ठीक है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आता था अंडर आर्टिकल 31, विच इज़ नाउ डिलीटेड बाय दी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, तो आर्टिकल 31 में आने वाला राइट जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 44वें संशोधन में उसको डिलीट कर दिया गया था और उसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला मैं इसको पढ़ लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी आता है आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आपका आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं 29 टू 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है आर्टिकल 32। तो ये हैं आपके 6 फंडामेंटल राइट्स। पहला आ जाता है आपका राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है, इसके बारे में देखते हैं, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी, इसमें आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सारे लोग एक बराबर हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वली ट्रीट करता है और सभी के राइट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। ठीक है, सोशल इक्वालिटी का मतलब ये है कि मतलब समाज में सब लोग एक बराबर हों, किसी के साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इक्वल एक्सेस मतलब आप किसी भी जगह पे जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी सिनेमा घर में जाओ, थिएटर में जाओ, तो वो वहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप इस धर्म से हो या आप इस कास्ट से हो या आप गोरे हो या काले हो, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आर्टिकल 16 जो है उसमें बोला गया है इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को बराबर अधिकार है, सारे सिटीजन जो है, ऑल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी इंसान जो है अप्लाई कर सकता है विदाउट मतलब किसी भी तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा। ठीक है ना, हर इंसान को ये अधिकार है भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगी गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 जो है, ठीक है, आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस चीज़ को एबॉलिश करता है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक इंसान को या किसी एक जाति के लोगों को आप बोलोगे कि हम आपको टच नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको रोकता है, इसको ख़त्म करता है कौन, आर्टिकल 17। तो मतलब ये भी फंडामेंटल राइट है कि आप ये नहीं कह सकते किसी को कि हम आपको नहीं टच कर सकते क्योंकि आप इस कास्ट से हो या इस धर्म के हो। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल इसमें आता है आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18, आर्टिकल जो 18 है इसमें बोला गया है कि आप किसी को टाइटल नहीं दोगे। ठीक है, आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट। आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान से आने वाला है, राजस्थानी मेवाड़ी हो गया, या फिर बिहारी को आप बिहारी बोलोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब आप इस तरह से किसी को नहीं बोल सकते कि बिहार से आने वाला बिहारी हो गया, है ना। तो इस तरह के टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए इनका खंडन होता है। राइट टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम का अधिकार। ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी चीज़ बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। विच एनेबल एन इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस इन पब्लिक एक्टिविटीज़, मतलब आप पब्लिक एक्टिविटीज़ में कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी स्पीच दे सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन आर्टिकल 19। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको 19 में नहीं यूज़ करते हैं, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस में आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो जो मीडिया वाले होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, आर्टिकल 19 में आते हैं, उनके पास ये अधिकार रहता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के थ्रू ही वो बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, कहीं भी जाके असेंबल हो सकते हो। असेंबल मतलब असेंबली बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, पर पीसफुली। ये नहीं है कि आप हथियार लेके बंदूक लेके चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप कहीं भी जाके इकट्ठे हो सकते हो, आपको कोई वो नहीं है, किसी भी तरह का आपके साथ कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होगा, कोई भी आपके साथ कोई परेशानी नहीं हो सकती, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। पर यह है कि आप पीसफुली खड़े होने चाहिए, और साथ में आपके पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए। आर्म्स मतलब कोई भी हथियार वगैरह ना होने चाहिए। फिर आ जाता है आपका फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। तो आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो। ठीक है ना, आप कोई ग्रुप बना सकते हो, पर उसमें भी वही बात आ जाती है, ऑन विच दी स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये हो सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब राइट टू फ्रीडम में एक और आपका अधिकार आता है, उसमें क्या है, उसमें ये बोला गया है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जाके इंडिया की किसी भी टेरिटरी, किसी भी पार्ट में आप फ्रीली घूम सकते हो, जा सकते हो। ठीक है ना, तो उसमें आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं, लेकिन हाँ उस पर ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे मना किया गया होता है कि यहाँ पे नहीं जा सकता कोई, तो वहाँ पे नहीं जा सकते हो, अदरवाइज आप कहीं भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज ऑन मूवमेंट एंड ट्रैवलिंग सो एज टू कंट्रोल एपिडेमिक्स। तो यही जो अब जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो अभी उसमें इसमें सरकार ने ये मना किया है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप कहीं भी मूव नहीं करोगे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, अदरवाइज आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो इसमें अगला आता है पार्ट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपके पास बिल्कुल ये आज़ादी है कि आप कहीं भी जाके रिसाइड सेटल हो सकते हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जगह खरीद सकते हो, वहाँ पे जाके रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं, पर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। तो इसमें जो लास्ट 6th पार्ट है वो है
फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसमें आपको ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है कि आप बिल्कुल आज़ाद हो, आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो, कोई बिजनेस ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें कोई भी किस सरकार का कोई भी रोल नहीं है, सरकार आपको बिल्कुल मना नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगी, जब तक कि कुछ ऐसा ना करो कि वो कि ह्यूमन के लिए, जो सोसाइटी के लिए गलत हो या डेंजरस हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको एक बिजनेस स्टैंड करना चाहिए तो आप बिजनेस रन कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको शॉप खोलनी चाहिए तो आप बुक स्टोर खोलना चाहिए तो खोल सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आप कुछ ऐसा खोल दोगे कि जो हार्मफुल होगा, ठीक है ना, तो वो हो सकता है। जैसे आप मतलब जहाँ पे बड़े डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पे जाके आप कुछ ऐसा करोगे कि जो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करे या कुछ इस तरह का पोल्यूशन क्रिएट करे, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अदरवाइज सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आता है आर्टिकल 23 एंड 24 में, ठीक है। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले वाला, क्या आता है इसमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि ह्यूमन एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर, जिसको फोर्स्ड लेबर कहते हैं। मतलब आप व्यापार नहीं कर सकते भाई ह्यूमन का। इसमें ज़्यादातर आता है फीमेल, ज़्यादातर फीमेल्स का ही व्यापार होता है, जहाँ फिर स्लेब्स का होता था, जहाँ होता भी होगा, तो आप उस तरह का कोई व्यापार नहीं करोगे, ठीक है ना। ह्यूमन का व्यापार नहीं हो सकता। हाँ, और बेगर फोर्स्ड लेबर, आप किसी से फोर्सफुली आप किसी से काम भी नहीं करवा सकते, ठीक है कि नहीं, जब तक कि उसकी मर्जी ना हो। एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। तो भाई 14 साल से छोटे बच्चों से आप एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते, उससे काम नहीं करा सकते, ये भी कानूनी अपराध है, ठीक है ना। इट इज़ डेंजरस, मतलब कि हाँ कुछ हो सकते हैं, कुछ लिमिटेड जॉब्स हो सकती हैं, पर जो डेंजरस जॉब्स हैं जैसे फैक्ट्रीज माइंस में, तो आप वहाँ पे उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकते। बैगर प्रैक्टिस्ड इन पास्ट बाय लैंडलॉर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्राइम एंड इज़ पुनिशेबल बाय लॉ। अब कुछ लोग पहले क्या करते थे कि बैगर्स को मतलब अपने पास इकट्ठे कर लेते थे, बच्चों की भर्ती कर लेते थे और उनसे बैगर उनको बोलते थे कि आप बैगिंग करो, ठीक है ना, तो वो लैंडलॉर्ड करते थे। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है और इसको पुनिशेबल कर दिया गया है, इसको क्राइम बोला गया है कि ये एक क्राइम है, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको पुनिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन फॉर द पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड और प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो किसी भी तरह का जो स्लेव ट्रेड होगा वो पुनिशेबल है, जो फिर जो प्रोस्टिट्यूशन होता है ये भी एक क्या है, पुनिशेबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मतलब सर जो लॉ है उसमें क्राइम बोला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये आता है आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है। मतलब आपको फ्रीडम है किसकी, धर्म की, ठीक है ना। आप किसी भी धर्म के हो, आप कोई धर्म को चूज़ करना चाहते हो किसी को, है ना, तो वो आपको अधिकार है। इसमें क्या बोलता है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। क्योंकि इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, तो इसमें सारे रिलीजन जो हैं इक्वल हैं फॉर द बिफोर द स्टेट, बिफोर द लॉ, ठीक है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में वो सारे इक्वल हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी को स्पेशल प्रेफरेंस या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है कि नहीं। हाँ, और जो सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो जो इंडिया के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को प्रीच कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। वो उनकी मर्जी है, वो किसी भी करें, ये नहीं है कि वो हिंदू हैं तो हिंदू नहीं, वो किसी भी धर्म का कर सकते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज़ कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन। तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है अपने लिए बना सकते हैं, उनको सेटअप कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ इन सच इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट रिलीजियस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दी लॉज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो जो इसमें एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है ना, विच आर नॉट रिलीजियस, जैसे कि जो कि रिलीजियस नहीं है, जैसे मान लो कि एक इंस्टीट्यूशन है कोई धर्म का है, तो वो क्या करता है कि कोई स्कूल को ओपन करता है ना,
तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए किसी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि हमें भाई टैक्स दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ए स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट एजुकेशन दैट इज़ प्रो रिलीजन। तो एक स्टेट जो है इस तरह की एजुकेशन नहीं दे सकता अपने बच्चों को जो कि प्रो रिलीजन है, मतलब किसी एक धर्म विशेष के लिए आप एजुकेशन सेटअप कर दो कि ये चीज़ आप वहाँ पे पढ़ाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट आया था आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आते हैं आर्टिकल 29 to 30, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन इज नाउ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो इसमें आता है आर्टिकल 29 to 30। हाँ, एनी कम्युनिटी विच हैज़ ए लैंग्वेज एंड ए स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन हैज़ द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप इट। ऑल माइनॉरिटीज religious or linguistic can set up own educational institution to preserve and develop their own culture। तो इसमें यही बोला है कि कोई भी कम्युनिटी जो होती है जिसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उनका ये अधिकार बनता है कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज अगर मानो कि डोगरी है, तो आप उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो, उस चीज़ को कंजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो और उसको डेवलप कर सकते हो। इसमें आप कोई भी सरकार का या किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। ये कोई क्राइम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है आपका, हाँ, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक जो भी हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सेटअप ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं टू प्रिजर्व मतलब अपने कल्चर को बचाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है कि नहीं। इसमें आता है माइनॉरिटीज़, सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही ऐसा कर सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है इनको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, हार्ट एंड सोल कहा जाता है, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब ये होता क्या है, क्योंकि हमें हमारे संविधान में हमें आर्टिकल तो दे दिए, फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, पर अब क्या गारंटी है इस चीज़ की कि हमें हमारे अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ की गारंटी के लिए उन्होंने एक और अधिकार दिया कि आपका अधिकार है कि आपको अधिकार मिले, ठीक है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें यह बताया गया है कि जब आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे तो आप उनको लेने का अधिकार रखते हो, और वो अधिकार क्या है, वो यही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब आपको लगा कि आपके साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ, किसी तरह का आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट में हुआ, किसी जॉब में हुआ या कहीं भी हुआ, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो इंडियन कोर्ट में, ठीक है। आपका इंडिया को कोई भी कोर्ट है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो, वो ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है, उनका खनन हुआ है, और मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपका क्या होता है कि किसी एक जॉब में सिलेक्शन हो जाती है और आपके साथ वाला एक व्यक्ति है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब आप दोनों फुलफिल कर रहे हो, वो भी कर रहा है या आप भी कर रहे हो, तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप वहाँ पे जाओगे कि बोलोगे कि सर मेरे साथ इस तरह से मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और मैं बिल्कुल जो फुली डिज़र्व करता हूँ इस जॉब के लिए, तो वो मुझे मिलनी चाहिए। तो वो कोर्ट में फिर ट्रायल चलेगा, अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल करते होंगे तो आपको आपकी जो जॉब है वो मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ की गारंटी के लिए बनाया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है कि नहीं। तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ए नॉलिटी, ठीक है। तो मतलब
इसके बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। जो आपको फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, बेकार हैं। ठीक है कि नहीं। मतलब जब अब लिखने में आप कुछ भी लिख दो, जब आपको वो मिल ही नहीं रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, तो वो क्या फ़ायदा उन राइट्स का। ठीक है कि नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिख दो कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जब आपको मिले ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या उन चीज़ का। तो ये आते हैं इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर द सिटीजन टू मूव ए कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनाइल ऑफ द फंडामेंटल राइट। जब आपका फंडामेंटल राइट का डिनाइल हो जाए कहीं पे, तो आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में जाओगे, और वहाँ पे क्या बोलोगे कि सर मेरा इस तरह से मेरे साथ ये हुआ है, मेरे मेरे अधिकार मुझे नहीं मिले हैं, तो मुझे इस चीज़ का, मुझे इन अधिकारों मेरे, क्योंकि ये मेरे फंडामेंटल राइट है, मुझे मिलने चाहिए। तो कोर्ट में वो ट्रायल चलेगा और आपको आपके जो राइट्स हैं उनका गारंटी दी जाएगी। ठीक है कि नहीं। दिस प्रोसीजर ऑफ आस्किंग द कोर्ट टू प्रिजर्व और सेफ गार्ड दिस सिटीजन फंडामेंटल राइट्स कैन बी डन इन वेरियस वेज। द कोर्ट कैन इशू वेरियस काइंड ऑफ रिट्स। तो अब क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा फिर, वो रिट इशू करता है, रिट जिसको हम रिट कहते हैं। ठीक है। रिट्स इशू करता है। और ये रिट्स जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इशू कौन करता है, कोर्ट करता है। चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट जो है इसको इशू कर सकता है। तो जिसमें आती हैं हब्बस कॉर्पस, ठीक है, मेनेमेंडस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सेरिट्यूरोरी। ठीक है। तो ये जो 5 रिट्स हैं ये आ जाती हैं जब कभी इशू की जाती हैं, जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो या डिनाइल हो, तो फिर इनको इशू करता कौन है, कोर्ट करता है। ठीक है। तो ये थे हमारे मेन जो फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, समझ भी आई होगी, और किस प्रकार से इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, पार्ट 3 के अंदर दिया गया, यूएसए से बोरो किए गए हैं। ठीक है ना। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट बना दिया गया है अब। ठीक है ना। उसको 44th संशोधन जो था 1978 में, उसको डिलीट कर दिया गया था, तो अब उसको लीगल राइट बना दिया है। पहले वो भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम क्विज़ अपलोड करते हैं रोज़। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी फॉर JKSSB सर्च करके आपको ये लोगो मिल जाएगा। इस तरह के लोगो वाला चैनल हमारा है, स्टडी फॉर JKSSB ऑफिशियल। ठीक है। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो ओके फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।